बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 24 में आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर कैसे काम करता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि अगर हम किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या थोड़े सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर के तौर पर काम करते हैं। यानी कि आपने सपोज अगर एक माइक की बात करें, एक माइक के अंदर आप बोलते हैं और स्पीकर के अंदर आपको आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई कर लिया हो। यानी कि आपने उसके अंदर बोला है और आपको आवाज़ ऊंची आवाज़ सुनाई दी है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको एम्पलीफाई कर लिया। अब ये ट्रांजिस्टर ये सारा काम कैसे कर रहा होता है, इसको आज वाले लेक्चर में इसको देखेंगे। उसके अंदर अब आप हमारे पास दो एनालिसिस होंगे, एक डीसी एनालिसिस होगा और दूसरा एसी एनालिसिस होगा। डीसी एनालिसिस के ज़रिए से हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे, यानी कि इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और बायसिंग करेंगे, और एसी एनालिसिस के अंदर हम इसको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो फिर हम आउटपुट पे देखेंगे कि ट्रांजिस्टर इसको कैसे एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को कैसे इंक्रीज़ करता है, उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाता है, वो आज हम इस डायग्राम के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और जो है पेपर में इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पलीफिकेशन क्या चीज़ है। एम्पलीफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लीनियर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर हम प्रोवाइड करें ट्रांजिस्टर को और ट्रांजिस्टर आउटपुट पे हमें उसे ज़्यादा करके दे दे, तो उसको हम नाम देते हैं एम्पलीफिकेशन का। तो ये आप देखते हैं अक्सर कि जो आपके पास घरों में एम्पलीफायर्स होते हैं, तो वो सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके लिए जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है सर्किट की, वो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर का कैसे पता चलता है हमें, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, PNP और NPN। PNP का मतलब ये होगा कि जिसका एरो अंदर की तरफ होगा वो PNP होगा, और जिसका एरो बाहर की तरफ होगा वो NPN ट्रांजिस्टर होगा। तो यहाँ पर हमने एक NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है जिसका एरो बाहर की तरफ है। इसका मतलब यह है कि इस टर्मिनल के ऊपर N होगा, नेगेटिव चार्जेस होंगे, इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इस टर्मिनल के ऊपर भी नेगेटिव चार्जेस होंगे। यानी कि ये N मटेरियल से बना है, ये P मटेरियल से बना और ये फिर N मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है जी। तो अब इसके लिए हम जो सबसे आसान हमारे लिए जो मोड है वो है कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन। कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास होते हैं 3 टर्मिनल, तो बैटरीज़ के टर्मिनल होते हैं 4। तो हमें 3 टर्मिनल बनाने के लिए एक टर्मिनल के साथ 2 टर्मिनल को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि बैटरी के जो दूसरा और तीसरा टर्मिनल है वो किसी एक के साथ जोड़ने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमें यहाँ पे कॉमन कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एमिटर के साथ हमने कलेक्टर को भी जोड़ना है और एमिटर के साथ हमें बेस को भी जोड़ना है। तो एक टर्मिनल एमिटर कलेक्टर का इसके साथ आ जाएगा और एक टर्मिनल बेस का इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी इसे हम नाम देंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके ज़रा पार्ट्स को हम देख लेते हैं। ये बेस है, इसके ऊपर जो करंट गुजरेगा उसे IB का नाम देंगे, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कलेक्टर है, इसके ऊपर जो करंट होगा उसे IC का नाम देंगे, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एमिटर है और ये जो है इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो करंट होता है इसे IE से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो ये एक करंट जो है वो बेस की मदद से गुजरेगा, एक करंट जो है वो कलेक्टर की मदद से इसके अंदर से फ्लो करेगा। जो इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 लूप्स बनेंगी। अब ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है कि जब तक वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता उस वक्त ट्रांजिस्टर अपनी मैक्सिमम जो है वो आउटपुट नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि बेस और एमिटर को हमने हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखना है और एमिटर और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस में रखना है। यानी कि बेस एमिटर जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायसिंग में होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस में अगर हम इसको रखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसकी तरह का ही एक टर्मिनल इसके साथ बैटरी का जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ जो बैटरी अटैच होगी उसे हम VBB का नाम देंगे इनपुट के तौर पर, और आउटपुट के तौर पर जो हमारे पास बैटरी होगी यहाँ पर इसको हम VCC का नाम देंगे, जो कि कलेक्टर के अक्रॉस लगी होगी। एक रेजिस्टेंस हम बेस के अक्रॉस लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस हम कलेक्टर के अक्रॉस लगा देंगे। बेस वाली रेजिस्टेंस को RB का नाम देंगे और कलेक्टर वाले रेजिस्टेंस को RC का नाम देंगे।
ये हमारी इनपुट होगी, इधर से इनपुट देंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और कलेक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है VCE, VC से E तक जो पोटेंशियल है उसको V आउट का नाम दिया हुआ है, और VBE ये इनपुट है आपके पास। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि ये देखें, अब बेस हमने कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है NPN, N इधर हो गया, P इधर हो गया, और फिर इधर भी N हो गया। तो इसका मतलब यह है कि बेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, ये जोड़ा हुआ है, और मीटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मीटर को यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये इतना पोर्शन जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग में चला गया, तो करंट का फ्लो जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, तो इस तरह ये करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। अच्छा जी, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम नाम देंगे VBB का, जो बैटरी के ज़रिए से प्रोवाइड करेंगे। अब हमें पता है कि बेस और एमीटर भी एक जंक्शन बना रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो जंक्शन होते हैं, एक बेस और मीटर के दरमियान, और दूसरा बेस और कलेक्टर के दरमियान जंक्शन होता है। अब बेस और एमीटर भी एक जंक्शन बना रहे होते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस का फ्लो होने की वजह से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, अब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ RIE, RIE का मतलब यह है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बेस और एमीटर के दरमियान है, ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 2 पे जो हमने रेजिस्टेंस अटैच की है वो RB है, वो किसके अक्रॉस है, वो बेस के अक्रॉस है। अच्छा, उसके बाद जब ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में चला गया तो हमारा दूसरा जो सर्किट था, यानी कि दूसरा पोर्शन था, उसको हमने रिवर्स बायसिंग में रखना था, कलेक्टर और एमीटर को। तो कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग में रखने के लिए कलेक्टर पे है नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ हम लगाएंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर अटैच कर दिया हुआ है, और इसके साथ फिर हम नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर देंगे। तो ये जो सर्किट होगा वो रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो इधर से फ्लो करेगा, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, यानी कि इस तरह करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, और इस तरह करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है इसको पॉजिटिव VCC, तो पॉजिटिव VCC जब इसके अंदर फ्लो करके जाएगा तो कुछ पोटेंशियल जो होगा वो इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट जब इसके अंदर से गुजरेगा इसको हम नाम देंगे IC का। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अगर हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल को मेजर करना है तो हम क्या लिखते होते हैं, VC इज इक्वल टू IC RC। ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है। अब हम देख सकते हैं कि ये दूसरा जंक्शन जो है किसके दरमियान बन रहा है, कलेक्टर और एमीटर के दरमियान बन रहा है। तो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान भी एक जंक्शन होने की वजह से वहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद होगी। इसके अंदर भी एक पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा जिसको हम नाम देंगे VCE का, यानी कि ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान हो रहा है। अब हमारे पास अभी तक हमने इसको AC सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से हमने इसको एम्पलीफाई करना था। अभी सिर्फ हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, कि चला रहे हैं कि इसको चलाना कैसे है। अभी हमारा एम्पलीफाई वाला पोर्शन अभी नहीं आया है इसके अंदर। और जब हम इसको इनपुट बैटरी प्रोवाइड कर देंगे, बायसिंग कर देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस रजिस्टर के अक्रॉस इनपुट देंगे और इस रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट कंसिडर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे एम्पलीफाई हो सकी है। अब ज़रा इसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स द ट्रांजिस्टर आर बेसिकली यूज एज एम्पलीफायर। मोस्टली हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। एन एम्पलीफायर इज दस द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स चाहिए होती हैं उसकी जगह पर हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर जो है वो आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सर्किट को बनाने के लिए। अब इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। कंसिडर एन NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉमन एमीटर होगा, एमीटर को इसके साथ भी जोड़ देंगे और इसके साथ भी जोड़ देंगे। द कॉमन एमीटर मोड इज़ वाइडली यूज। अब कॉमन एमीटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बेस हमने कॉमन की हुई थी, उसकी रीज़न भी अभी इसके अंदर आ जाएगी।
सिंस इट प्रोवाइड्स मच ग्रेटर पावर गेन एज कम्पेयर टू कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर मोड। इसकी पावर जो होती है ये इन दोनों के मुकाबले में पावर गेन जो होती है वो दोनों की ज़्यादा होती है, क्योंकि एमीटर का साइज़ कलेक्टर से और बेस से ज़्यादा होता है, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इसके अंदर ज़्यादा कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है जी। तो द इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड बिटवीन द एमीटर बेस जंक्शन, इमीटर और इसके दरमियान और इसके दरमियान जो हमने सिग्नल प्रोवाइड किया जिसे VBB का नाम दिया है वो इनपुट सिग्नल है। एंड आउटपुट इज़ टेकन अक्रॉस द RC, तो इसके अक्रॉस जो हमने यानी कि कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं आउटपुट पे, तो वो आपके पास आउटपुट होगा। इन द कलेक्टर सर्किट द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एज शोन इन द फिगर, तो ये आपको ये डायग्राम के अंदर नज़र आ गया। ये दोबारा से समझ लें कि ये आपके पास NPN ट्रांजिस्टर था जिसकी हमने एमीटर को कॉमन कर दिया, बेस के ऊपर इनपुट प्रोवाइड की, कलेक्टर के ऊपर आउटपुट कंसिडर की, तो बेस के ऊपर जो इनपुट हमने दी है उसको हमने VBB का नाम दिया, और आउटपुट जो हम ले रहे हैं इसको चलाने के लिए उसको हम VCC का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस के अंदर जो करंट होगा वो IB होगा, कलेक्टर के अंदर जो करंट होगा IC होगा, मीटर के अंदर जो करंट गुजरेगा उसे IE का नाम देंगे। अब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो है बेस और एमीटर के दरमियान, तो हमने VBE का नाम दे दिया, यानी कि इनपुट जो है वो आपके पास क्या है VBE। और यहाँ पर हम आउटपुट कंसिडर करेंगे कलेक्टर और एमीटर के दरमियान, तो उसको हमने आउटपुट का नाम दिया, तो यहाँ पे हमने लिखा है VCE इज इक्वल टू आउटपुट। तो इधर मैं लिख देता हूँ VB इंटू E, ये बराबर आएगा V इनपुट के। ये बात आपने नोट कर लेनी है। नंबर 2 पे VCE कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल का ड्रॉप है उसको हम नाम देते हैं V आउट का। ये बातें याद रख लेनी है आपने, आगे हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, DC एनालिसिस क्या है? DC एनालिसिस का मैंने आपको बताया कि अभी हमने पहले ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है, जब ट्रांजिस्टर काम करना शुरू कर देगा फिर इसे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और फिर वो जाके इसे एम्पलीफाई करेगा। द बैटरी VBB फॉरवर्ड बायस द बेस एमिटर जंक्शन, ये VBB जो है ये क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड बायस में ले जाएगा। एंड VCC रिवर्स बायस द कलेक्टर बेस जंक्शन। ये सारी वो बातें जो मैंने आपको पहले शुरू में एक्सप्लेन कर दी हैं इसके अंदर। द बेस एमिटर द बेस करंट VBB एंड VCE आर द इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। वही बात जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी है, VBE इनपुट है और VCE आउटपुट है। द बेस करंट IB फ्लोइंग थ्रू द इनपुट सर्किट इज गिवन बाय द रिलेशन। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगर हम इनपुट सिग्नल का पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR। अब हम अगर ये देखें कि बेस और एमीटर के दरमियान कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, कितना करंट इसके अंदर से गुजरेगा, तो इसको हम इस फार्मूले के ज़रिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो इनपुट पोटेंशियल ड्रॉप है वो V की जगह पर VB आ जाएगा, क्योंकि इनपुट क्या है आपके पास VBE। ठीक है, और करंट क्या है जी IB, बेस के ज़रिए से करंट प्रोवाइड किया था। और रेजिस्टेंस कौन सी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनके दरमियान एक्ट कर रही है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे RI इंटू E इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर राइट की है, IB इज इक्वल टू VBE डिवाइडेड बाय RIE। ये वो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया जो बेस और एमिटर के दरमियान आ रहा था। ठीक है जी। वेयर RI इज द बेस एमिटर रेजिस्टेंस ऑफ द transistor amplifies the base current beta times so that the current passes through the output signal circuit is given by the expression। तो अभी हमने इसको एम्पलीफाई नहीं करवाया, उसने कहा है कि जब हम इसको इनपुट सिग्नल देंगे तो ये इसको बीटा टाइम इसको इंक्रीज़ करेगा, वो फाइनल रिजल्ट के अंदर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमने इसका मैथमेटिकली फार्मूला ड्राइव करना था कि कैसे ये ट्रांजिस्टर जो है इसको एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन आ रही है जो कि हमने किरचॉफ रूल के मुताबिक पढ़नी थी, वो भी इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस या एक से ज़्यादा बैटरीज किसी सर्किट में लगेंगी तो वहाँ पर किरचॉफ रूल अप्लाई किया जाएगा। तो इसके अंदर भी हम यही कुछ करेंगे।
हमें पता है कि बीटा बराबर होता है आई सी ओवर आई बी के, ये हमने करंट गेन के बारे में पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और अगर हम यहाँ पे आई बी डिवाइड हो रहा है इधर अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो यही क्वेश्चन बन जाएगी, बीटा आई बी इज इक्वल टू आई सी। और अभी अभी हमने बीटा की वैल्यू जो ड्राइव की हुई है ये वाली, तो ये इसके अंदर पुट कर देंगे, आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू वी बी डिवाइडेड बाई आर आई ई, तो इसके अंदर हमने पुट कर दिया। दो बातें मैंने आपको पहले बताई थी कि वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट वी सी ई, ये देखें जी, ये वी सी जो है वो किसके बराबर था, वी नॉट के बराबर। बाय अप्लाइंग डिटरमाइन बाय द अप्लाइंग किरचॉफ रूल वोल्टेज रूल ऑन द आउटपुट लूप। पहले हमने इसको सॉल्व किया है इनपुट लूप के लिए, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है आउटपुट लूप के लिए, तो फिर हमारे पास ये वाला रिजल्ट बनेगा। तो इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट कैसे सॉल्व होती है, इसके अंदर भी देखेंगे इनपुट और आउटपुट कैसे सॉल्व होती है। तो पहले हमने इनपुट को देखा, बेस करंट के जरिए से इसको सॉल्व किया, अब हमने आउटपुट के जरिए से इसको कैलकुलेट करना है। अब ये वाला फार्मूला जो है ये किरचॉफ रूल के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया हुआ इधर। यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल ये जो आपके पास VCC है, ये जब हम सर्किट में प्रोवाइड करेंगे तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा। नंबर वन, ये एक पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा आपके पास ICRC के क्रॉस, यानी कि जब ये पोटेंशियल हम सर्किट में प्रोवाइड करेंगे तो ये करंट जो है पहले रजिस्टर्स के क्रॉस जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, फिर जब ये सर्किट के अंदर फ्लो करेगा कलेक्टर और एमीटर के दरमियान, तो यहाँ पर भी जंक्शन मौजूद होने की वजह से वहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो इसका मतलब ये है कि VCC जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इधर मैं अगर लिखूँ VCC इज इक्वल टू, एक तो कट जाएगा ये ICRC के अंदर, ICRC, और प्लस ये दूसरे हिस्सा किस में चला जाएगा, VCE में, VCE में। तो अगर हम यहाँ से VCE को अलग करें तो ये ICRC इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर राइट की हुई है। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ये देखिए ये फार्मूला हमने बना लिया है, ICRC इज इक्वल टू माइनस VCC इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ICRC के बराबर आ जाएगा। तो ये VCC माइनस ICRC VCE के बराबर आ गया। तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से पता होगा कैसे निकल रहा है। ये हमने किरचॉफ रूल अप्लाई किया है कि टोटल हमारे पास जो वोल्टेज थे वो दो हिस्सों में चले गए हैं। एक हिस्सा चला गया इसके अंदर ICRC के अंदर, दूसरा हिस्सा चला गया VCE के अंदर। यहाँ पर मेरा ख्याल इधर आना था प्लस, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी, बल्कि ठीक है ये माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा। VCE इज इक्वल टू VCC ICRC, ये हमने दोबारा से वही फार्मूला राइट कर दिया। अब हमारा पास जो मेन काम था वो हमने जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं वो इसके अंदर पुट करेंगे। VCE की जगह पर हमने लिखा हुआ था V0, तो हमने V0 यहाँ पर राइट किया, VC से वैसे का वैसे ही। IC की वैल्यू क्या निकाली हुई है, ये निकाली हुई है, तो ये हमने IC की वैल्यू यहाँ पर पुट की, RC वैसे का वैसे ही, माइनस बीटा इंटू VBE ओवर RIE, ठीक है जी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये आउटपुट वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया है जब हमने बैटरी प्रोवाइड की है इसको। अब हमने AC एनालिसिस देखना है कि AC के ज़रिए से कैसे सिग्नल इसको एम्पलीफाई किया जा सकता है। अब हमने किया कि इस रजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया जिसे हमने डेल्टा V इन का नाम दे दिया, ये इनपुट है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने आउटपुट कैलकुलेट की तो जिसको हमने डेल्टा V आउटपुट का नाम दे दिया। अब देखें सिग्नल हमारे पास पहले जा रहा था V इन, उसके अंदर अब हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया तो ये बन गया V इन प्लस डेल्टा V इन, ठीक है। इसी तरह जब आउटपुट पे सिग्नल जाएगा तो वहाँ पे V आउट पहले आ रहा था हमारे पास, तो अब डेल्टा V आउट और इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल इक्वेशन बन जाएगी V आउट प्लस डेल्टा V आउट। When small signal voltage delta V in is applied at the input, the input voltage changes from VBE to VBE plus delta V in। तो जैसा VBE किसके बराबर था, V इनपुट के प्लस डेल्टा V in, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इसको अगर मैं राइट करूँ तो ये बनेगा V in इज प्लस डेल्टा V in, क्योंकि हमें पता है कि VBE की जगह पर हमने क्या राइट किया हुआ है, VBE की जगह पर V in राइट किया हुआ है। These cause a little change in the base current from IB। अब जैसे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे
तो बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली करंट बढ़ेगा, तो उसका जो करंट बढ़ेगा वो ये लिखा जाएगा। जब बेस के ऊपर करंट बढ़ेगा तो उसका मतलब है कलेक्टर के ऊपर भी करंट बढ़ेगा, क्योंकि बेस के ज़रिए से हम कलेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो आईसी के अंदर जो इंक्रीमेंट आएगा वो है डेल्टा आईसी। एज अ कलेक्टर आईसी आरसी आल्सो चेंजेस ड्यू टू विच आउटपुट वोल्टेज वी नॉट चेंजेस बाय द डेल्टा वी नॉट। तो आईसी आरसी जब चेंज हुआ तो उसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो गया। जब ये देखें, जब बेस करंट इंक्रीज़ हुआ, बेस करंट इंक्रीज़ होने की वजह से कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ हुआ। कलेक्टर करंट आउटपुट पे है, बेस करंट इनपुट पे है। इसका मतलब है कि जब इनपुट पे चेंज किया तो आउटपुट पे भी चेंजिंग आएगी। तो ये हमने यहाँ पर राइट किया है। तो अब हमने इसको जो है वो ड्रा किया है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर हमने जो चेंजिंग आई थी वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी है। सब्स्टिट्यूट द चेंज वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये पहले लिखी हुई थी इक्वेशन डीसी के लिए, अब हम लिख रहे हैं एसी के लिए। तो वी नॉट के अंदर कितना चेंज आया, डेल्टा वी नॉट। इसी तरह वी इन के अंदर जो चेंज आया डेल्टा वी इन आ गया। तो ये हमने दोनों के अंदर चेंज लिखा था जो, वो इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ये इससे कट गया और ये वी सी सी से कट गया, बाकी जो है वो आपके पास इक्वेशन बन गई। इसी तरह ये वी बी इसके साथ कट गया और ये आपके पास बन गया माइनस आर सी बीटा इंटू डेल्टा वी इन डिवाइडेड बाय आई आर आई। अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये देखें आपके पास है डेल्टा वी आउटपुट और इधर से ये डेल्टा वी इनपुट है। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हमारे पास होता है गेन। अगर वो करंट होगा तो करंट गेन होगा, अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन आ जाएंगे। तो इसको अगर हम इधर आके इधर डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा वोल्टेज गेन इज इक्वल टू डेल्टा वी नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इन। तो इसको हम नाम देते हैं जी गेन का, वोल्टेज गेन है। तो ये किसके बराबर आ गया, जो वैल्यूज़ बच जाएंगी माइनस आर सी बीटा डिवाइडेड बाय आर आई। तो इसको हमने एक नाम दे दिया ए बी का। ए से मुराद है गेन और वी से मुराद है पोटेंशियल गेन या वोल्टेज गेन। तो अगर हम इसको देखें तो आर बी वैल्यू, आर वो रेजिस्टेंस है कलेक्टर के अक्रॉस जो लगी हुई है, आर आई वो रेजिस्टेंस जो है जो बेस और इमिटर के दरमियान है, और बीटा करंट गेन था यहाँ पर। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी थी कि इसके अंदर जो चेंज आएगा एम्पलीफायर्स अ बेस टाइम करंट, ठीक है। तो बेस टाइम इसके अंदर इंक्रीज हो गया। अब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ओरिजिनल वैल्यू, ये देखें अब यहाँ पे क्या लिखा था, वी बी ई डिवाइडेड बाय आर आई ई। तो इधर क्या है, वही चीज़ लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बीटा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है वो किसी भी इनपुट सिग्नल को आउटपुट पे जब कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई करता है, तो ये बीटा टाइम इसके अंदर इंक्रीज़ करता है। तो ये जो फैक्टर आ गया है ये ऑलमोस्ट 100 में होगा। अगर आपने सपोज 1 वैल्यू प्रोवाइड किया तो वो 100 आपको मिलेगी, 10 वैल्यू प्रोवाइड किया तो हो सकता है 1000 में मिल जाए आपको। तो आउटपुट के तौर पर ये जो वैल्यू है ये बीटा टाइम इंक्रीज़ होगी। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि इनके दरमियान फेज शिफ्ट जो होगा वो 180 होगा। यानी कि अगर आपने नेगेटिव साइकिल प्रोवाइड किया है तो आउटपुट पे आपको पहले पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, और अगर आपने पॉजिटिव साइकिल प्रोवाइड किया तो आउटपुट पे आपको नेगेटिव साइकिल मिलेगा। तो इसके दरमियान जो फेज शिफ्ट आएगा वो 180 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम किसी भी इनपुट सिग्नल को आउटपुट के ऊपर जो है वो एम्पलीफाई करते हैं। ये बड़ा ही आसान सा एक टॉपिक था। इसमें जो मेन चीज़ है वो है इसकी डायग्राम और इसका मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। डायग्राम समझ आ जाएगी तो मैथमेटिकल फार्मूला भी आप इजीली कर सकोगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पर कैसे काम करवाते हैं, और उतनी देर तक अपना ख्याल रखना है, बुक पढ़ते रहना है। अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। अल्लाह हाफ़िज़।